तो गुलाम नबी आज़ाद साहब आज कहें कि मैं बहुत बड़ा सेकुलर हूँ, वो कब जब आएगा मैदान में आएंगे तो फिर हम बताएंगे कि कौन कौन लोग सेकुलर हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब आज कहें कि मैं बहुत बड़ा सेकुलर हूँ, वो कब जब आएगा मैदान में आएंगे तो फिर हम बताएंगे कि कौन कौन लोग सेकुलर हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो इतिहास रहा है, मैं उनका बहुत आदर सत्कार करता हूँ। वो पावर के बगैर नहीं रह सकते। चापलूस लोग हैं, ये फॉलोअर हैं, ये लीडर नहीं है जिनकी आप बात कर रहे हैं। मैं पर्सनलाइज नहीं करना चाहता था, दे आर फॉलोअर्स, और वो बंधुआ मजदूरी करते हैं और एक क्रोनीज हैं उन लोगों के जो रिमोट कंट्रोल से जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते थे और चलाया जिन लोगों ने, उनके क्रोनी है, लीडर नहीं है। इनकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है, आपने वो चेहरे देखे होंगे। कुछ लोगों ने तो 1983 की बिल नंबर 9 की इलेक्शन जीती है, 2.5 साल एमएलए रहे हैं, आज तक वो वही कार्ड लेके घूमते हैं। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में इस समय सियासत जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है और जिस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ इस समय बनकर सामने आ रही हैं, खासकर नई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो आने वाले वक्त में यहाँ पर जब इलेक्शन होगा तो हाथ आजमाएंगे। मगर इस समय की जो सबसे बड़ी हलचल है वो गुलाम नबी आज़ाद को लेकर है। उन्होंने जितना कांग्रेस का कैडर है, मैक्सिमम कैडर अब अपने साथ मिला लिया है और आने वाले दिनों में अपनी नई पॉलिटिकल आउटफिट का नाम जो है वो भी घोषित करेंगे। तो आने वाले दिनों में क्या समीकरण रहने वाले हैं, इस पर आज बात करेंगे। श्यामलाल शर्मा है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, और इनसे बात करना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है कि क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय तक रहे और वहाँ पर मंत्री का पद भी इन्होंने संभाला, और इनसे जानेंगे कि जो नेता इस समय निकलकर सामने आ रहे हैं आने वाले दिनों में कितनी बड़ी थ्रेट जो है वो रहने वाली है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो श्यामलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH1 पे। सर, मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद इस समय 50 साल के लंबे पॉलिटिकल करियर जो उन्होंने कांग्रेस में निकाला, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी नई आउटफिट बनाने की बात की है, किस तरीके से उस मूव को आप देखते हैं? देखिए, अब आपने मुझे पकड़ लिया है तो मैंने ये सोचा कि आप कोई मेरी भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करेंगे। आप गुलाम नबी आज़ाद साहब को अब आपने यहाँ पे कोट किया है, तो ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनका एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें गुलाम नबी आज़ाद से भारतीय जनता पार्टी जो कार्डर बेस्ड पार्टी है और यहाँ का जो कार्यकर्ता है बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और वो कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए जो है वो पार्टी में काम नहीं करते हैं। जो मैंने भी 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी में आके देखा, वो एक मुझे लगता है कि राष्ट्र के लिए और अखंड भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। मुझे नहीं लगता है, जिन लोगों को थ्रेट होगी तो भारतीय जनता पार्टी को कोई थ्रेट नहीं है। परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज विश्व की सबसे बड़ी संख्या अगर आप देखेंगे कार्यकर्ताओं की और वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पे आधारित पार्टी है। तो जो नेता इस समय उनके साथ में जुड़े हैं, और आप खुद कांग्रेस पार्टी में बड़े लंबे समय तक रहे और आपने एज ए मंत्री का पद भी संभाला, खासकर आपके साथ बहुत सीनियर नेता भी थे जो इस समय गुलाम नबी आज़ाद के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि पुराने चेहरों को वो दोबारा से सामने ला रहे हैं नई आउटफिट में अपनी? तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नया पैनापन होगा या उसी तरीके से पॉलिटिक्स होगी जैसे जम्मू कश्मीर में पहले होती थी? मुझे नहीं लगता है। एक एज फैक्टर भी होता है, आप मेडिकल साइंस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब जिस आज उम्र के जिस पड़ाव में है, तो मुझे लगता है कि उसमें वो कितना असर्ट कर सकते हैं। हम परमपिता परमेश्वर से मैं दुआ करता हूँ कि उनकी लंबी आयु हो। और जो नेता जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो आप स्टेज में जहाँ उनके लेफ़्ट राइट हैं, वो पहले भी उनके साथ थे, वो उन्हीं की एक कॉलोनी थी। तो इसलिए वो तो लोगों ने भी आजमाए हुए हैं, जनता ने भी आजमाए हुए हैं और विपक्ष को भी उनके बारे में जानकारी है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हम उनको ज़्यादा डिस्कस करें कि वो क्या यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए थ्रेट बन सकते हैं, जहाँ और क्या हो सकता है, क्योंकि वो तो अपने कुंभे को नहीं संभाल सके हैं। तो अभी पता चल जाएगा कि
किस तरीके से वो काम करते हैं, कहाँ वो काम करते हैं, किसको वो थिन करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सर, अगर बीजेपी और कांग्रेस को अगर साइड कर दें तो इस समय अगर आप एज ए पॉलिटिकली बात करें, एज ए पॉलिटिकल सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तरीके से अगर आप बात देखें तो किस तरीके से आप ये मूव देखते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, और खासकर गुलाम नबी आज़ाद जिस समय बात करते हैं कि देश भर में वो एक ऐसी पार्टी को उभारेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी, क्योंकि वो सेकुलर जमात होगी और उसमें बड़े बड़े चेहरे होंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो मूव है ये सोचा समझी रणनीति के तहत है, कहीं ना कहीं आपको किस तरीके का मूव लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये कहा कि नेशनल पार्टी, और यहाँ उन्होंने अपनी जो तकरीर की ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा की, उसमें कहीं भी नेशनल पार्टी का जिक्र नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है, ये लोग डिसाइड करेंगे पार्टी का नाम क्या होगा और झंडा क्या होगा। तो मुझे लगता है गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो कन्फाइंड हैं जम्मू कश्मीर तक, और ना ही मुझे लगता है कि उनको कहीं रेस्ट ऑफ द जो कंट्री है वहाँ से उनको G23 की बात करें या बाकी बात करें, तो मुझे लगता है कि उनका जो फोकस होगा वो जम्मू कश्मीर में। और मैंने पहले कह दिया कि उनकी जो आयु जिस पड़ाव में है, तो एक लिमिटेड सा वक्त होता है इस समय, तो इसलिए मैं दूसरी आपने बात की है कि एक आपने बात की कि नेशनल पार्टी, दूसरा आपने पूछा है, मैं बात कर रहा था एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात करें, अगर बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दें कि आप किसी में हैं, अगर सिंपल एक ले मैन की तरह से बात करें तो किस तरीके से ये मूव आप देखते हैं कि ये सोची समझी रणनीति के तहत लिया हुआ कदम है गुलाम नबी आज़ाद का, या इसके पीछे आपको कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस समय दबी कुचली आवाज़ों में बातें आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ी की गई एक जमात है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये टक्कर देने के लिए जो है एक नया मूव है, नई पार्टी इसलिए यहाँ पे खड़ी की गई है, कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसको शेयर किया जाए? कांग्रेस का वोट बैंक कितना है और टक्कर क्या देनी है, उसका तो ढांचा टोटल चरमरा गया है। पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे शरीक हो गई है पार्टी। और आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा सूडो सेकुलरिज्म है। मैंने जितनी पास से कांग्रेस की वर्किंग को देखा है और इन लीडर्स को भी हमने देखा है, वो किस किस्म की भाषा जो है वो सेकुलरिज्म की बात नहीं है। मैं तो सीधा बोलता था कि ये सूडो सेकुलरिज्म है। दूसरा आपने ये कहा है कि रणनीति जो है, तो हमें दूसरे की रणनीति से कुछ नहीं लेना देना है ना। जे भारतीय जनता पार्टी की आप बोल रहे हैं कि एक मूव है, हमें क्या ज़रूरत है मूव करने की? उनका परिवार आपस में, और जिस आदमी ने 50 साल, और गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो इतिहास रहा है, मैं उनका बहुत आदर सत्कार करता हूँ। वो पावर के बगैर नहीं रह सकते। कभी कभी ये हो जाता है कि नीड, ग्रीड और फिर लस्ट हो जाती है, तो लस्ट किसी भी चीज़ की जो है वो अच्छी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि वो अभी 6 बार वो राज्यसभा के मेंबर बने, 2 बार MP बने हैं इलेक्टेड, तो 2 बार MLA की इलेक्शन भी उन्होंने लड़ी है। तो लेकिन वो हमेशा पावर में रहे हैं। तो पावर के बगैर जब आदमी को एक उसका टेस्ट, एक नशा डेवलप हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो आदमी फिर छटपटाता है और कहीं ना कहीं आगे पीछे कोशिश करता है कि पावर को मैं दोबारा ग्रैब करूं। मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, ग्रैब करूं। तो इसलिए ये उनकी अपनी निजी, अभी उन्होंने पार्टी को नाम नहीं दिया, नामीकरण नहीं हुआ, क्या होना है क्या नहीं होना है, दीज ऑल्स आर द प्रीमेच्योर बातें हैं। उस पर मैं टीका टिप्पणी क्या करूं? सर, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से अल्ताफ़ बुखारी ने उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए और जिस तरीके का अटैक किया, गुलाम नबी आज़ाद की अगर स्पीच में हम बात सुने तो धारा 370 को उन्होंने टच नहीं किया, उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। जिस तरीके से छीटाकशी उनके ऊपर हो रही थी, जो इल्ज़ाम उन पर लग गए थे कि वो इन्वॉल्व हैं धारा 370 हटाने में, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर उस समय मुखालफत नहीं की जिस तरीके से करनी चाहिए थी खास। तो क्या आप उस मूव को देखते हैं कि वो किस तरीके से उसको देखते हैं? नहीं, हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। जहाँ तक आपने अल्ताफ़ बुखारी की उनने किस कंटेंट में ये बातें कही हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब, मुझे लगता है कि जो उनका पॉलिटिकल कैरियर रहा है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे भी रहे हैं, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर भी रहे हैं, उनको पता है कि अब 370 जो है वो गॉन केस है।
ये उनकी वो इतनी समझ रखते हैं, उन इशू को क्यों इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे? हमें यहाँ नॉर्मलसी की तरफ इस स्टेट को लेके जाना है। आगे हमने इस स्टेट का क्या हाल कर दिया है, रेवेन्यू सीट देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, जितनी जहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो हमारे जो पोटेंशियल थी उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। तो उनको पता है कि आज केंद्र में एक सशक्त लीडरशिप है, एक सशक्त कार्डर बेस्ड पार्टी है, उन्होंने उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। अब ये गॉन केस है और इस 370 और 35 ए की बात वो लोग करते हैं जो नादान हैं और जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं और वैली के कुछ जो सेंटिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, कहीं ना कहीं उनको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, वो अब चलने वाली नहीं। तो मुझे लगता है कि इसमें उन्होंने अपनी समझदारी से काम लिया है। सर, जिस समय आप मंत्री थे तो हमने कई भाषण आपके सुने थे, खासकर जम्मू को लेकर। जिस समय आप बात करते थे बड़ी अग्रेसिवली बात होती थी, बहुत ऊंची आवाज़ में आप जम्मू को लेकर बात करते थे और बहुत से लोगों को वो बात शायद नहीं भी चुभती भी थी उनको। और कहीं ना कहीं आपको एज ए आने वाले दिनों में उस समय की बात कर रहा हूँ कि लोग सोचते थे कि जम्मू की वॉइस होंगे आप। मगर जिस तरीके से कांग्रेस में हमने ट्रेंड देखा है कि जो ऊंची आवाज़ में बात करेगा, जो उनकी थोड़ा सा जो लाइन्स है अगर उनको क्रॉस करेगा तो उसको वो साइड लाइन कर देते हैं। तो इस समय आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जो पॉलिटिकल लीडर्स, जो बड़े बड़े नेता उनके निकल कर जा रहे हैं, तो क्या उसी तरीके से आप देखते हैं जिस समय आपके साथ जो हुआ, या अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ? नहीं, वो अपनी सोच नहीं बदल सकते हैं। जिन लीडरों की आप बात करते हैं वो बंधुआ मजदूरी करते हैं। जब वो चेयर पे थे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे थे, तो कभी उन्होंने पब्लिक के इंटरेस्ट की बात की है कि यहाँ हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए जम्मू को? भारतीय जनता पार्टी का तो चुनावी मंशूर था कि 370 को उठाना है, इक्वलिटी लानी है, और मैं भी कांग्रेस में रह के, और ये लोग उस समय मेरी मुखालफत करते थे, चाहे वो किसी भी समुदाय से थे। और ये चापलूस लोग हैं, ये फॉलोअर हैं, ये लीडर नहीं है जिनकी आप बात कर रहे हैं। मैं पर्सनलाइज नहीं करना चाहता था, दे आर फॉलोअर्स, और वो बंधुआ मजदूरी करते हैं। और एक क्रोनीज हैं उन लोगों के जो रिमोट कंट्रोल से जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते थे और चलाया जिन लोगों ने, उनके क्रोनी है, लीडर नहीं है। इनकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है, आपने वो चेहरे देखे होंगे। कुछ लोगों ने तो 1983 की बिल नंबर 9 की इलेक्शन जीती है, 2.5 साल एमएलए रहे हैं, आज तक वो वही कार्ड लेके घूमते हैं। और कुछ लोग वो हैं कि जो हवा के साथ चलते हैं। अब आप देखो कि ये 2014 की जो इलेक्शन लोगों ने आ रही है, मेरे बगैर तमाम लोग 5 फिगर और 6 फिगर्स के साथ आ रहे थे। मैंने हारने के बावजूद भी 42% वोट लिया था, और ये लोग कोई 70,000 से आ रहा है, कोई 50,000 से आ रहा हुआ है, और एक्सेप्टेबिलिटी आज भी नहीं है जितनी उनको एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत बड़ी रैली होगी। रैली नहीं होगा, रैला होगा। तो उसमें आप लोगों ने ही कुछ जगह उन चीज़ों को एक्सपोज किया है कि कौन लोग उस रैली में आए हुए थे, किस संभाग से थे, उनकी क्या सोच थी जब आप पूछ रहे थे। अब वहाँ पे ठीक है कि बाहर के दिहाड़ीदार तो यहाँ काम करते हैं, उनका वहाँ पे क्या काम था और वो कितना बड़ा रैली थी। तो इसलिए मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। जिन लीडरों की आप बात कर रहे हैं, दे आर नॉट लीडर्स, दे आर फॉलोअर्स। और जब मैं ये बातें करता था तो उन चीज़ों को क्रिटिसाइज यही गुलाम नबी आज़ाद साहब करते थे, और यही कहते थे ये कम्युनल है, ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का आदमी है। मेरे पास तो सबूत है ना, इनके लिखे हुए नोट मेरे खिलाफ, जो मैंने 12 साल पहले बनी में कहा था, फिर हिंदू चीफ मिनिस्टर की बात कही थी, तो यही बोलते थे। 2.5 डिस्ट्रिक्ट भी यही लोग कहते थे, कोर ग्रुप में बोलते थे कि 2.5 डिस्ट्रिक्ट है, तो ये क्या बोलता है कि जम्मू को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए। तो ये सारी बातें होती थी। तो मैंने कहा मेरा संख्या बल नहीं देखो कि मेरी संख्या क्या है, जिस समुदाय से मैं आता हूँ, मैं ट्रू सेंस में जो सेकुलरिज्म आप कहते हो उसकी बात करता हूँ। आप एक सेगमेंट को जो है वो ऑब्लाइज करते हो, ये अपीचमेंट पॉलिसी थी। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब आज कहें कि मैं बहुत बड़ा सेकुलर हूँ, वो कब जब आएगा मैदान में आएंगे तो फिर हम बताएंगे कि कौन कौन लोग सेकुलर हैं। सर, इस समय आपने बात कर दी जिस तरीके से आउटसाइडर रैली में थे बहुत सारे, उसी को लेकर मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरीके से 25 लाख वोटर्स की बात की जा रही है, वो कई बार क्लैरिफिकेशन उस पर आ चुकी है और पिछले दिनों और पार्टी मीटिंग में भी हुआ।
कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को जो है उनको उनको अलग अलग बयानबाजियों के तहत जो है उनको गुमराह किया जाता है कि 25 लाख वोटर आ जाएगा, बाहर से आ जाएगा, पता नहीं कहाँ से आ जाएगा। कल मैं कहीं देख रहा था ट्वीट की, श्रीनगर में ऐसा बोल रहे हैं कि CRPF जो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है कहीं कहीं। तो किस तरीके से आप इस मूव को देखते हैं? 25 लाख वोटर कहाँ से आएगा? देखिए, इसकी क्लैरिफिकेशन आ गई है और उसमें परसों जो ऑल पार्टी मीट हुई थी उसमें भी जो चीफ इलेक्टोरल अफसर है जिनकी ये स्टेटमेंट उन्होंने बिल्कुल उसको कहा है कि हमने ऐसा नहीं कहा। बार बार वो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। मैंने कहा है इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। कश्मीर के सेंटिमेंट्स, वो बहुत अच्छे लोग हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं, 5% लोग जो हैं वो शरारती हैं, वही उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। अब 15 तारीख को तो आपकी वोटर लिस्ट जो है वो पब्लिश हो जानी है, वो आ जाना है। देख लेंगे कितने ऐड हुए हैं, कितनी एडिशन होती है, कितनी डिलीशन होती है। तो जब उसको इलेक्शन कमीशन ने ही कंट्राडिक्ट कर दिया है, उसको उन्होंने बोल दिया है, क्लैरिफिकेशन दे दी है, तो उसमें बार बार मैं कहूँगा भी तो वो 2 और 2 5 होते हैं। इनकी बात तो वही है, क्योंकि इनके पास इशू कोई नहीं है। और किसी इशू पे ये भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे नहीं ले जाते सकते। लेकिन अब यही बात कहनी 25 लाख कहाँ होगा। और फिर जो इंडियन लॉ यहाँ पे एक्सटेंड हुए हैं 1950 का और 1951 का जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, उसकी यहाँ पे बालादस्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताओ कि आप लोगों ने लोगों को यहाँ से जो उनके फंडामेंटल राइट थे, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, गोरखा समाज के लोग जो हमारी सेवा करते थे, वाल्मीकि समाज के लोग जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है वो करते थे, और उस समय महाराजा साहब ने उन लोगों को लाया था। आज तक उनको सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप थी उनके पास, लेकिन स्टेट की सिटीजनशिप राइट नहीं थे। तो कल कोई अगर मैं जाके गुलाम नबी आज़ाद से ही पूछे, कोई महबूबा मुफ्ती से पूछे कि उनके पिताश्री ने वहाँ से जाके इलेक्शन क्यों लड़ी थी, यूपी से जाके, और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 3 इलेक्शन बाशम से जाके लड़ी, तो ये बातें तो मैंने कहता है ना कि ये बात कहीं डाइजेस्ट नहीं होती है। अब हिंदुस्तान अखंड भारत की भारतीय जनता पार्टी बात करती है ना, तो आप 1 नेशन 1 वोटर होगा, आपके जो आधार कार्ड है उससे लिंक होगा। अब तो वो बदमाशियाँ नहीं होने वाली ये जो करते थे। यहाँ पे मफ्त कैसे यहाँ पे क्रिएट हुआ था, यही हुआ था, रिगिंग होती थी ना। यहाँ खालिद मेड भी MLA बनते थे, तभी तो कश्मीर डिस्टर्ब हुआ। जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब किस तरह से हुआ कि यहाँ डेमोक्रेसी की सेंस कभी आज तक प्रवेल नहीं होने दी। कभी इन्होंने 3 टियर सिस्टम को, पंचायतों को एम्पावर नहीं किया। तो सर, जिस तरीके से बात आप कर रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है काफ़ी चीज़ें तब्दील भी यहाँ पर हुई, मगर जिस तरीके की रिजेंटमेंट खासकर जम्मू के लोगों में मिली है आपको देखने को, उसको वो एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर जब 50 की बात की जाती है, 50 के पार की। महाराजा हरि सिंह जी को लेकर जिस तरीके से बवाल है, अभी तक उनकी छुट्टी को लेकर जो है वो कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जब क्रिटिसिज्म होता है तो सिर्फ बीजेपी का होता है, क्योंकि बीजेपी इस समय रूल कर रही है। कहीं ना कहीं लोगों को क्या कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। किस तरीके से आप देखते हैं कि ये इश्यूज रिजॉल्व होना चाहिए, खासकर महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर अल्टीमेटम दिया गया? मुझे लगता है ये एडमिनिस्ट्रेशन ने कमिटमेंट की है और उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो इससे भी आगे जाती है। हम तो रूट्स की बात कर रहे हैं। हमारी जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव हुई थी उसमें रेजुलेशन लाया था कि महाराजा, ये जो जम्मू का एयरपोर्ट है ये महाराजा गुलाब सिंह के नाम पे होना चाहिए, इसका नामकरण। हम तो ये भी कह रहे हैं कि ये शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, तो सबसे बड़े फार्मर जिन्होंने किसानों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है, उसका बाबा जी तो नाम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फार्मिंग कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए वो थे। तो भारतीय जनता पार्टी तो इससे आगे जा रही है। हम ऊपर की तने से ऊपर टहनियों की बात नहीं कर रहे, हम तो रूट्स की बात कर रहे हैं कि जो फाउंडर था डोगरा स्टेट का, वो तो महाराजा गुलाब सिंह थे। भारतीय जनता पार्टी, और जो आप कह रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सरकार में है, एक्सपेक्टेशन और नाराजगी हम लोगों से ही होगी, तो हम वो नाराजगी और जो जनता की एक्सपेक्टेशन है उसमें पूरा उतरने की कोशिश कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। और जो उनकी नाराजगी है वो हमसे ही होगी, तो हम उसको पॉजिटिव वे से लेते हैं। लेकिन इट डज नॉट मीन कि भारतीय जनता पार्टी के या जम्मू का समाज जो है वो किसी और को वोट देगा, उन लोगों को वोट देगा जो गुपकार का हिस्सा होंगे, या उन लोगों को वोट देंगे कि जो कहते थे कि जम्मू जो है, ये जो बात करते हैं डोगरा या हमारे समाज की, तो ये 2.5 डिस्ट्रिक्ट हैं। वो दिखा दिया 2019 की इलेक्शन में पार्लियामेंट में कि 2.5 डिस्ट्रिक्ट हैं कि यहाँ क्या है। 18.5 लाख से ऊपर वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लिया। ये सारी पार्टियों ने इकट्ठे होकर 8,60,000 वोट लिया हुआ है। तो ये वोट ही दिया ना जहाँ की जनता ने। जब वो वोट हमको देते हैं तो उनका गुस्सा भी हम पे ही होना है। उन्होंने जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उसकी डिमांड भी हमसे ही करनी है। हम तो इस तरीके से इसको लेते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता श्यामलाल शर्मा, और जिस तरीके से बात हो रही थी गुलाम नबी आज़ाद को लेकर कि यहाँ पर उन्होंने आने वाले दिनों में नई आउटफिट बनानी है। पिछले दिनों एक बड़ी रैली हुई और जिसमें जम्मू के मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की, और श्यामलाल शर्मा का कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद बहुत लंबे समय तक पॉलिटिक्स में रहे और पावर पॉलिटिक्स उन्होंने की है, वो पावर के बिना रह नहीं सकते, इसीलिए उनका ये नया मूव है जम्मू कश्मीर में। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी भारी मत से जीतेगी और अपनी सरकार बनाएगी। आप देखते रहे NH1 न्यूज़।